हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम फिर हाजिर हुए हैं ईवीएस के क्लास को लेकर। जो ईवीएस में हमने टॉपिक देख रहे थे जो 1 से 5 तक जो प्राइमरी लेवल का है उसे देख ले रहे हैं, उसे समझ रहे हैं। चलेंगे आज टॉपिक हम लोग कुछ इतिहास के टॉपिक्स हैं जिसे कवर करेंगे, समझेंगे और यहाँ पर लगाया गया हुआ हम देखेंगे। चलेंगे हम लोग पढ़ेंगे। एक इतिहासकार थे जिस इतिहासकार का नाम था अलवर्नी। क्या नाम है? अलवर्नी नाम है। जो बिरुनी है ये क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे कि 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए थे जिनका नाम अल बिरुनी है। जो अल बिरुनी जिस देश से आए थे उसका नाम उज़्बेकिस्तान था। क्या था? उज़्बेकिस्तान था, जो आपके एनसीईआरटी में आपको दिया गया है इसके बारे में और आपको इसको पढ़ना भी है। चलेंगे आगे देखते हैं कि इनके बारे में फिर कह रहा है, इनके बारे में फिर कहा जा रहा है कि अल बिरुनी ने बहुत ही बारीकों से चीज़ों और जगहों को देखा और उसके बारे में लिखा। ख़ास तौर पर वे जो अपने देश से अलग लगी, मतलब कि वो जहाँ रहते थे अपने देश से जो उनको अलग चीज़ें लगी उसके बारे में क्या किया, उन्होंने पढ़ा और समझा और उसके बारे में लिखा। और उन्होंने क्या क्या सारी चीज़ें की हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि उसके बारे में क्या है कि लिखा गया है कि अल बिरुनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर तो हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे कि वे बहुत बड़े बड़े पत्थरों को लोहे के कुंडों और सीढ़ियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ एक चबूतरे बनाए जाते थे। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोग के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ की भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। ये बातें लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि जो यहाँ के व्यक्ति थे, ये जिस प्रकार से वो कुएं और तालाबों का निर्माण करते थे, उन्हें उन्हें लगता था कि अगर हमारे देश के व्यक्ति देखेंगे वो हैरान रह जाएंगे। और जो वहाँ होता था वह भीड़ से परेशानी नहीं होती थी। फिर हम लोग देखेंगे कि लिखा गया है कि आज के इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरुनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अल बिरुनी के जो किताब का नाम था वो उल हिंद था। क्या नाम था? उल हिंद। जो आपको पूछा जाता है बार बार कि इनकी किताब क्या नाम है, उल हिंद था। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलेंगे आगे देखते हैं। आगे देखें दांडी यात्रा। देखेंगे दांडी यात्रा क्या होता है कि ये अंग्रेज़ों से रिलेटेड है, जिसमें महात्मा गांधी आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए कहानियों से है, अटैचमेंट है ये, जिसमें गांधी जी के द्वारा बताया जाता है कि वो नमक कानून तोड़ते हैं। पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसे कि सन 1930 में अंग्रेज़ों के भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिस कारण से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी का कहना था जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। जानते हो कि नमक कैसे बनता है? समुद्र के पानी के ज़मीन के क्यारियों में जमा कर दी जाती है और तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। अगर आपको बताएं कि क्या होता है, यहाँ क्या लिखा गया है, अगर हम यहाँ पे इसको समझें कि देखेंगे, कह रहा है कि जब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये क्या आपका समुद्र है, ये मान लेते हैं आपका क्या है, ये समुद्र है। अगर समुद्र को हम थोड़ा सा कलर डिफाइन कर ले रहे हैं और कलर को चूज कर देखेंगे कि मान लेते हैं ये ब्लू कलर का क्या है आपका, ये मान लेते हैं समुद्र है। क्या है? समुद्र है। ये समुद्र है आपका। और क्या होगा कि ये हमारे जो होते थे वो क्षेत्रफल के, अगर देखा जाए कि क्षेत्रफल के, अगर मान लेते हैं कि ये हमारे सब क्या थे, क्षेत्रफल थे। और यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते थे, क्यारियाँ बना दी जाती थी, जिससे समुद्र की पानियाँ इस क्यारियों में क्या होती थी, भरती थी। भरने पर क्या होता था कि जब भर जाती थी तो धूप से क्या होता था, धूप से वापर में उड़कर, वाष्प में बनकर उड़ जाता था, जिससे पानी ख़त्म हो जाता था और सिर्फ आपके क्या बचते थे, नमक के ढेर बचते थे। क्या बचते थे? सिर्फ नमक के ढेर बचते थे। इससे हम लोग नमक को इकट्ठा करते थे और बनाते थे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
फिर देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है, दिखेगा ये ऐसी सारी चीज़ें हैं, आपको दिखाया जा रहा है, आपका जो फिगर दिख रहा है कि उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से स्टार्ट किया, अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। किस कानून को? नमक कानून को। नमक कानून तोड़ा। जो आप यहाँ पर फिगर देख सकते हैं कि ये फिगर आप देख सकते हैं कि ये फिगर जो आपका है, ये दिख रहा है आपको, फिगर जो दिख रहा है ये क्या है कि नमक बनाने की विधियां हैं। आपको जैसे बताया गया कि ऐसे क्यारियां बना दी जाती थी और क्यारियों में क्या था, समुद्र के पानी आते थे और पानी उड़ जाता था और यहाँ पर सारी चीज़ें हो जाती थी, नमक बन जाते थे। चलेंगे अब लिखेंगे तरुण भारत संघ। देखेंगे कि ये बार बार पूछा गया तरुण भारत संघ है क्या, कि तरुण भारत संघ को देखा जाएगा कि तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण के लिए कार्य करती है। देखेंगे कि जो तरुण भारत है वो राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक ही। पूछा जाता है कि तरुण भारत संघ के जो संस्थापक है वो कौन है? राजेंद्र सिंह है। इसके वर्तमान अध्यक्ष भी वही हैं। इन्होंने मंगेशसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया चुका है। ये जल संरक्षण की बात करते हैं। उसके बाद कुछ संस्थाएं और हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं कि भीमा संघ देखते हैं। भीमा संघ क्या है? भीमा संघ की स्थापना कर्नाटक के राज्य के बच्चों के द्वारा की गई है। ये भी इसका उद्देश्य है जल संरक्षण को प्रोत्साहन करना। इसका भी क्या है? जल संरक्षण को प्रोत्साहन करने की बात करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तरुण भारत संघ क्या है? राजेंद्र सिंह के इसके संस्थापक हैं, वर्तमान के अध्यक्ष भी हैं। भीमा संघ की जो स्थापना की गई है वो कर्नाटक के राज्यों के बच्चों द्वारा की गई है। तरुण भारत संघ का उद्देश्य और भीमा संघ का उद्देश्य दोनों का सेम है। दोनों जल संरक्षण की बातें करते हैं। क्या करते हैं? दोनों जल संरक्षण की बातें करते हैं। अब देखते हैं सरेंग सिंह। देखेंगे यहाँ क्या है कि सरेंग सिंह या गहाई करना ये है क्या? सरेंग सिंह और गहाई करना क्या है? गहाई करना ये क्या होता है? काटी गई फसल से बीजों को, दानों को भूसे से अलग करना, थ्रेसिंग करना या गहाई करना होता है। देखिएगा जैसे कि हम लोग धान देखते होंगे, उसके डंठल को पीट कर क्या करते हैं? देखिए डंठल को पीट कर अनाज के बीज निकालते हैं और डंठल को अलग कर देता है और यह कार्बाइन मशीन या थ्रेसर के द्वारा की जाती है। जो आप लोग देखते हैं वर्तमान में, जैसे गेहूँ हो गया, थ्रेसर के द्वारा उसके बीज को अलग कर लिया जाता है और उसके भूसे को अलग कर दिया जाता है। ये हमारी जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या होते हैं? गहाई बोलते हैं या थ्रेशिंग बोलते हैं या थ्रेसिंग बोलते हैं। तो ये आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगला देखेंगे कि निष्पावन। देखेंगे कि ये क्या होता है। ये आपको पता होगा कि इस विधि के उपयोग से क्या होता है? हल्के भूसे के कणों को अनाज के बीजों जैसे गेहूँ, दाल आदि जैसे अलग किया जाता है। इस विधि को भूसी के कण के द्वारा, हवा के द्वारा क्या होता है? उड़ाकर उसे दूर कर दिया जाता है। जैसे देखेंगे ये महिला दिख रही है आपको, ये महिला क्या कर रही है कि महिला के हाथों में एक छोटा सा क्या होता है? बर्तन है, उसमें क्या कुछ अनाज रखा गया है और ऊपर से क्या कर रही है? उसे गिरा रही है और जो हल्के हल्के जो दाने हैं तो हवा के माध्यम से देखते होंगे ये क्या है? ये सब गिरते जा रहे हैं और आपका जो अनाज है एक जगह एकत्रित हो जा रहा है और आपके जो भूसे हैं, जो छोटे कणे हैं, उसे क्या होता है? बाहर निकल जा रहा है। जिसे हम लोग गाँव की भाषा में आप समझ सकते हैं कि कहते हैं कि किसी चीज़ को क्या है, उसमें से जो अलग है उससे भूसा को अलग कहता है। ठीक है, चलेंगे आगे देखते हैं पकाने के तरीके। पकाने के तरीके में क्या क्या आपके हैं? भूनकर पकाया जाता था पहले व्यक्ति, उबाल कर, तल कर और सेक कर। ये मेथड ऑफ कुकिंग को करते थे। कौन करते थे? आप लोग जो वहाँ के व्यक्ति थे। जो आपको ईवीएस में करना है 1 से 5 तक ये बातें आपको की गई है। चलेंगे आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ देखेंगे कि यूपी में कौन से फल खाए जाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, जो आपको एग्ज़ाम में आपको बार बार आता है। कि देखेंगे कि जो कचनार के फूल हैं, जो कचनार के फूल की सब्ज़ी यूपी में खाई जाती है। पूछता है कचनार के फूल की सब्ज़ी कहाँ जाती है? तो यूपी में खाई जाती है। जो सहजन के फूल हैं वो कहाँ खाए जाते हैं? महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। जो फूल के पकौड़े बनते हैं, ठीक है, जो सहजन के महाराष्ट्र में फूल के पकौड़े बनते हैं। असम में बोरा, असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म है जो बिहू के त्यौहार पर बनाया जाता है। बिहू कहाँ की? एक असम का एक क्या है? त्यौहार है, ये मनाया जाता है बिहू। ये बार बार पूछा जाता है आपसे। देखेंगे गोवा और कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि गोवा में मछली को नारियल के तेल में तथा जम्मू में कश्मीर में सरसों के तेल में तला जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जो मछली होती है, जो फ़िश होती है, वो गोवा में कैसे पकाया जाता है? तो नारियल के तेल में पकाया जाता है या तले जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पके जाते हैं। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। चलेंगे आगे की तरफ हम लोग देखते हैं।
आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ देखेंगे कि गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला है, चटनी वाले चावल हैं और मिठाई हैं। अब नाम सुने होंगे, देखेंगे वलसाड स्टेशन गुजरात में है। यहाँ पर बटाटा वड़ा और पूड़ी के साग मशहूर है। तो पूछता है आपसे, बताइए कि कहाँ के पूड़ी और साग मशहूर है। तो वडसाल स्टेशन गुजरात में जो है वो वहाँ के बहुत मशहूर स्थान है, जो आपको मिलता है चटनी ढोकला और चावल की मड्डी मिठाई कहाँ है, गुजरात में है। देखेंगे हांगकांग जो होता है वो चाइनीज़ से है, लेकिन ये ब्रिटिश सरकार के कॉलोनीज़ थे, जो ब्रिटिशर्स ने 1995 में इसे चाइना को सौंपा। देखेंगे कि हांगकांग जो है वो क्या होता है, सांप के व्यंजन खाया जाता है, मतलब कि सांप खाए जाते हैं, जिन्हें लिंग हु फेन कहते हैं। क्या होते हैं, लिंग हु फेन कहते हैं। तो पूछा जाता है कि लिंग फेन क्या होता है, तो ये सांप के व्यंजन को जो खाया जाता है उसे लिंग फेन बोलते हैं। ये कहाँ होता है, हांगकांग में खाए जाते हैं। चलेंगे आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ देखेंगे केरला क्या है आपका, केरला में लिखा गया केरल में नारियल के पेड़ होते हैं, चावल की खेती होती है, केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। अगर पूछा जाएगा कि केले की जो सब्जी होती है खाई जाती है केरल में खाई जाती है, तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक ये क्या है, इडली डोसा और चावल के लिए फेमस है। ये यहाँ पर ये इसके प्रमुख व्यंजन हैं। किसके, इडली डोसा और चावल किसके हैं, केरल के हैं, कर्नाटक के हैं, किसके, केरल के हैं, तमिलनाडु के हैं और कर्नाटक के हैं। क्या क्या है, इडली है, डोसा है और चावल है। ये तीनों फेमस हैं इन राज्यों में। चलेंगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कि केरल का टेपियोका। देखिएगा केरल में टेपियोका जो आपका है, ये आपको दिख रहा है कि ये टेपियोका है आपका, ये ज़मीन के जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हम लोग इसे बंडा बोलते हैं ना, वो उस प्रकार से दिख रहा है आपको। ये अरुई के जैसा लिख रहा है, लगने लग रहा है अरुई जैसा। तो लिखेंगे, देखेंगे केरल में टेपियोका ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। क्या होते हैं, खाते हैं। और टेपियोका को कप्पा या कसावा भी कहा जाता है। ये साबूनदाना के टेपियोका से बनता है। आई होप आई बात को समझ में आ गया होगा। चलेंगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे तरफ देखेंगे कुछ भेड़ें हैं जो पश्मीना शाल से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। आई होप हम लोग इसके आगे कल देखेंगे वीडियो। अगर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।